जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। आज एक बार फिर बात बिहार की। भ्रष्टाचार से हर कोई परेशान है। केंद्र और राज्य सरकार इस पर रोक लगाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है, लेकिन यह भ्रष्टाचार है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अपने बिहार में देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के शीर्ष अधिकारी ईरानी बाबू तक नाजायज संपत्ति जमा कर खुशी खुशी जेल की सैर कर रहे हैं। एक जेल से निकलता है तो दूसरा प्रवेश कर जाता है। क्या मजाल है कि फजीहत के बाद भी कोई घूस लेने से परहेज करे। सुशासन बाबू परेशान रहते हैं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई तरह का विभाग बना दिया है। इस खराब समय में रोशनी की किरण बनकर एक महिला अधिकारी सामने आई है। वह आईएएस हैं, तेज तर्रार हैं। उनके पति को सुशासन बाबू के नवरत्नों में शामिल होने का रुतबा हासिल है। महिला अधिकारी ने कमाल का दिमाग लगाया। इस दिमाग से सभी आईएएस अधिकारी काम करने लगे तो अधीनस्थ अधिकारियों को घूस लेने से पहले 100-125 बार सोचना पड़ेगा। जानकार बताते हैं कि इस महिला अधिकारी के दिमाग का असर पड़ा। वह जिस विभाग में रहती हैं उस विभाग के अधीनस्थ अधिकारी सोना, हीरा आदि के आभूषण पहनकर इस महिला अधिकारी के चेंबर में नहीं पहुंचते हैं। खौफ का आलम यह है कि आभूषणों से खूब लगाव रखने वाली महिला अधिकारी भी नकली आभूषण पहनकर उनके चेंबर में प्रवेश करती हैं। आईएएस महिला अधिकारी की नज़र जौहरियों वाली है। वह नकली आभूषण देखकर मुस्कुरा देती हैं। सामने वाली महिला अधिकारी निश्चिंत हो जाती हैं कि अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप पूछेंगे कि महिला आईएएस अधिकारी ने ऐसा क्या कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ महीने पहले की बात है। महिला आईएएस अधिकारी अपने चेंबर में बैठी थी। एक महिला अधिकारी जेवरातों से लदी फदी उनसे मिलने पहुंची। पहले उन्होंने आगंतुक महिला अधिकारी के जेवरातों की प्रशंसा की। बारी बारी से सभी जेवरात उतारकर अपने हाथ में रखकर देखने लगी। आगंतुक अधिकारी खुशी खुशी बता रही थी कि अमुक जेवर कब, कहाँ और कितने में खरीदी गई। बातचीत की समाप्ति के बाद आगंतुक महिला अधिकारी निकलने के लिए तैयार हुई। उन्होंने जेवरात की मांग की। अब कुर्सी के दूसरी तरफ बैठी अधिकारी अपने तेवर में आ गई। उन्होंने जेवर पहनकर आई महिला अधिकारी को अपने पति के प्रभाव का हवाला दिया। यह भी बताया कि पूरा केस आय से अधिक संपत्ति का लग रहा है। बताने की जरूरत नहीं है कि जेवरात गंवाने वाली महिला अधिकारी जान बची तो लाखों पाए की भावना से विदा हुई। उन्होंने अपनी सहेली अधिकारियों को किस्सा बताया। वह दिन और आज दिन कोई महिला या पुरुष अधिकारी आभूषणों के साथ उस महिला आईएएस के चेंबर में प्रवेश नहीं करता है। तो ये रही सुशासन की एक वानगी जो मैंने सुनाया। उसका आप संजीदगी से सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में कोई मुश्किल होगी। अब सुशासन की सरकार में मंत्रियों की बात कर लेते हैं। मंत्रियों की इज्जत की बात। सुशासन की सरकार में मंत्रियों की इतनी इज्जत हो रही है कि कई मंत्री लाज शर्म के कारण किसी दूसरे के सामने अपने विभाग के अफसरों को फोन करने से डरते हैं। डरे भी क्यों नहीं, अगर स्पीकर ऑन करके बात करते हैं तो बेचारे का कवारा हो जाता है। कैसे कवारा होता है इसका एक उदाहरण सुनिए। मंत्री जी युवा हैं, महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री हैं। एक दिन पार्टी के कुछ नेता पहुंचे। कहा कि वकीलों का सरकारी पैनल बन रहा है, पार्टी के समर्पित वकीलों को जगह मिलनी चाहिए। मंत्री जी जोश में आ गए। उनका कहना था कि राजपाट में वकील बंधुओं का भी हिस्सा मिलना ही चाहिए। मंत्री जी ने एक सरकारी वकील को फोन लगाया। काफ़ी देर बाद आवाज़ आई। मंत्री जी ने अपना परिचय दिया। उधर से बेफिक्री वाली आवाज़ आई, हाँ बोलिए मंत्री जी, थोड़ा रुक कर बोले, आपसे मिलना चाहते हैं। मंत्री जी यह सुनने के लिए व्याकुल थे कि उधर से कहा जाएगा कि सर आ रहे हैं। उधर से क्या कहा गया यही हम आपको बता रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि क्या स्थिति है। बेचारे मंत्री जी को यह साहस नहीं हुआ कि हम सरकार हैं,
अगले दिन मंत्री जी उस अधिकारी से मिलने उसके कक्ष में गए। अधिकारी ने सामान्य मुलाकातियों की तरह उनसे व्यवहार किया। पहले से बैठे मुलाकातियों से बातचीत की। क्रम के अनुसार जब मंत्री जी की बारी आई तो मंत्री जी भी मुखातिब हुए तो उनसे भी आने का कारण पूछा। मंत्री जी ने बताया कि सरकारी वकीलों के पैनल में हमारी पार्टी के वकीलों का नाम जुड़ जाता तो अच्छा रहता। ऐसे वचन बोलकर उन्होंने एक लिस्ट बढ़ा दी। अधिकारी ने लिस्ट लेने के बाद उनसे चाय के बारे में पूछा। अपमान का घूंट पर घूंट ग्रहण कर चुके मंत्री जी ने चाय की सेवा लेना अस्वीकार कर दिया। अधिकारी ने उन्हें बताया कि वह लिस्ट पर गौर करेंगे। वैसे आपको पता ही है कि वकीलों के मामले में अंतिम निर्णय सुशासन बाबू ही लेते हैं, बाकी आपकी किस्मत। हाँ मंत्री जी, ध्यान रखिएगा, किसी वकील साहब से कोई कमिटमेंट नहीं कर दीजिएगा। मंत्री जी सरकारी वकील साहब के चेंबर से निकल गए। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मन हुआ कि फट पड़े, मगर मंत्री जी इस सच को भी जान रहे हैं कि अधिक फैले तो मंत्रीगिरी से हाथ फिसल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा पप्पू यादव की। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद, अपने ज़माने के बाहुबली का तमगा आज भी जुड़ता है। मुझे नहीं लगता कि यह बात तब की है, वैसी ही है। अपने दम पर राजनीति करना एक बात है, मगर बड़ी पार्टी से जुड़कर राजनीति करने में एक दिन में कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब पप्पू यादव को ही ले लीजिए, एकला चले तो कोई परेशानी नहीं थी। खुद अपनी पार्टी के संस्थापक और सर्वेसर्वा थे। इधर कांग्रेस पार्टी से अपनत्व बढ़ा रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि असली राजनीति क्या होती है। असली राजनीति यानी दूसरों पर आश्रित राजनीति में क्या सब करना पड़ता है। पप्पू यादव को पहला झटका 2024 के लोकसभा चुनाव में लगा था। कांग्रेस में शामिल हो गए थे। टिकट लेने की बारी आई तो कांग्रेस के साथ साथ राजद ने भी टांग फंसा दिया। ये तो अच्छा हुआ कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ गए। उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और मैदान में उतरे। अब आगे की आफत सुनिए। पप्पू यादव के मामले में कांग्रेस पार्टी दो हिस्से में बटी है। राहुल गांधी के रुख का पता नहीं चलता है, मगर उनके कुछ करीबी नेता चाहते हैं कि पप्पू यादव कांग्रेस से जुड़ जाए। ऐसे ही नेताओं के संरक्षण के कारण पप्पू यादव झारखंड विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करने चले गए। कांग्रेस की सेहत अच्छी रही, फिर भी आधिकारिक रूप से पप्पू यादव को 2 कौड़ी का श्रेय नहीं दिया गया। अभी दिल्ली विधानसभा प्रचार कराए, पता नहीं उसका श्रेय मिलेगा या नहीं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कथित धमकी के मामले में पप्पू यादव व्यथित हो गए। इंटरव्यू में रोने लगे। कांग्रेस के बड़े हिस्से ने कहा, देखो इसी दम पर खुद को किसी ने फोन पर धमकी दी और ये लगे रोने। इस धमकी की परिणति ने कांग्रेसी को पप्पू यादव का मजाक बनाने का एक और अवसर दिया, क्योंकि धमकी देने वाले का लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था। धमकी देने वाला चिंदी चोर श्रेणी का अपराधी था। एक और केस देखिए, 18 जनवरी को राहुल गांधी पटना आए। 2 जगह भाषण था। पप्पू यादव को भाषण नहीं देना था, सिर्फ राहुल गांधी से मिलना था। प्रदेश के कांग्रेसियों ने ऐसा प्रबंध किया कि पप्पू यादव की राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई। पप्पू यादव को ऐसी रणनीति बनाई गई कि आसपास भी फटकने नहीं दिया गया राहुल गांधी के। जहाज के लिए समय बचा था, लोग राहुल गांधी को लालू प्रसाद से मिलवाने चले गए, फिर वहीं से दिल्ली के लिए उड़ा दिया। कहते हैं असली राजनीति। कुल मिलाकर कांग्रेस के करीब जाने के लिए पप्पू यादव को बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। तो इसके अलावे बिहार की बात में एक और है, फ़ोन न उठाने की बात और उसका जो खामियाजा है। आप कुछ उन लोगों को ज़रूर जानते होंगे जो यह कहकर से कि बघारने से नहीं चूकते कि किसी अनजान नंबर से आने वाले कॉल की वे नोटिस नहीं लेते। आप यह जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि इसी तरह की सेखी के कारण एक संभावनाशील राजद नेता की मिट्टी पलीद हो गई है। आपको पता होगा कि इस समय प्रदेश राजद अध्यक्ष विहीन अवस्था को प्राप्त हो गया है।
जगता बाबू घर धरे हुए हैं, ऑफिस नहीं आते हैं, घर से काम चलाते हैं। राजद के संविधान के अनुसार उनका अध्यक्ष वाला कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। सुप्रीमो के वफादार, सुप्रीमो यानी लालू प्रसाद के वफादार जगदा बाबू के विकल्प की तलाश की गई। सबसे ऊपर मेहता जी का नाम आया। खानदानी समाजवादी परिवार के हैं। लाख उठा पटक के बावजूद जगदा बाबू की तरह कभी दल नहीं बदला। कुशवाहा समाज से हैं, जिन पर अभी सभी दलों का जोर है। अपराधी और दबंग की जगह विनम्र और लोकलाज की समझ रखने वाले नेताजी की उनकी छवि है। अभी हाल में उनके घर और ठिकानों कोऑपरेटिव बैंक में धांधली कर जुटाए गए धन की पकड़ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी ने छापा डाला था। उनके घर से क्या मिला नहीं मिला इस बात पर बहस नहीं हो रही, क्योंकि राजद ने पहले ही केंद्रीय एजेंसियों को नरेंद्र मोदी का पिट्ठू करार दिया है। राजद के लोग जब इतने छापे पड़ने पर भी लालू प्रसाद और उनके परिवार के लोगों को दोषी नहीं मानते हैं, तो एक अदद छापे के लिए मेहता जी को कैसे दोषी मान ले। सो केंद्रीय एजेंसियों के छापे को भी प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी के रास्ते में अवरोध नहीं माना गया। सिर्फ एक शिकायत दर्ज, फोन नहीं उठाते। यह बात निकली तो राजद के कई नेताओं ने हामी भरी कि यह उनके साथ भी हुआ है। नेताओं ने उन दिनों को याद किया जब मेहता जी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हुआ करते थे। हद तो तब हो गई कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर दावा किया कि आज से वह खास लोगों की बात क्या, आम लोगों का भी फोन नहीं उठाएंगे। इस घोषणा के अगले दिन कई आम और खास लोगों ने मेहता जी को फोन किया। नहीं उठाना था सो नहीं उठा। उस समय के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के एक करीबी मित्र की जब मेहता जी से फोन पर बात नहीं हुई तो वह उनके सरकारी आवास पर गए। शिकायत की कि आप फोन नहीं उठाते हैं। मेहता जी ने मुंह बनाकर जवाब दिया, क्या उठाएं, मेरा फोन भी तो कोई नहीं उठाता है। ऐसा कहते हुए मेहता जी ने नवादा जिले के एक सीओ को फोन मिलाया। घंटी बजती रही, सीओ साहब ने जवाब नहीं दिया। कहा, देखिए यही हाल है। खैर, इस बार अगर मेहता जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो न बनने का यही कारण होगा, यानी फोन नहीं उठाना, मतलब किसी की चिंता नहीं करना। इस तरह का अध्यक्ष किसी और दल में भले चले जाए, राजद में तो नहीं चलेगा। तो बहरहाल संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएंगे। नमस्कार।